जी क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर बहावल एक सोल ट्रेडर है। अच्छा, इसमें जो पिछले सवालों में नहीं था वो एक नई चीज आई थी, दो नई चीजें आ गई आपको मिली। एक तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं मिली, वो हमने सीखा था कि अपने एसेट में से माइनस हो जाएगी। माइनस कैसे करके करना है वो हम सीखते हैं अभी। और एक चीज हमें मिली पैटी कैश, और पैटी कैश कोई नई चीज नहीं है, ये कैश ही है। तो हम सबसे पहले सवाल में, अच्छा ये मैं पूरा सवाल करवाता हूं, बाकी सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि ये किस किस हेड के अंदर आएगा, वो आप पे चेक करना। मिस्टर बहावल 7 वाला भी करवा दो, बस आप वैल्यूज बता दो, जरा जल्दी हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ comprehensive for the year ended 30th September 2000। सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन के अंदर सेल्स देखनी है 194 194,000, ठीक होगी बात। अब उसके बाद हम दो चीजें और देखेंगे, तीन चीजें देखते हैं, वैसे टोटल तीन चीजें देखते हैं, अभी हैं दो। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आगे पढ़ेंगे उसमें भी कोई चीज देखेंगे कि सेल को प्लस माइनस तो नहीं करना। तो फिलहाल ट्रायल बैलेंस के अंदर दो चीजें, एक सेल रिटर्न, एक डिस्काउंट। कुछ भी नहीं है और, तो बस फिर खत्म करें इसको 194,000। फिर आ जाएगा हमारे पास लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 31,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम देखते हैं परचेजेस, प्लस कर देंगे इसके अंदर परचेजेस 123,000। अब उसके फौरन बाद देखेंगे कैरेज इन है, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो माइनस कर देंगे क्लोजिंग 63,000। ये असाइनमेंट आपने सामने रखनी है, ये 63,000 हमें अब हमारे पास कितना आ गया कॉस्ट ऑफ सेल 91,000। हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 103। उसके बाद हमारे पास ऐड बनता है लेस अदर एक्सपेंसेस। सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंस है, सीक्वेंस से शुरू कर देना। हमारी परचेजेस हो गई, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, उसके बाद हमारा सेलिंग एक्सपेंस, हीट एंड लाइट, वेजेस एंड सैलरी, स्टेशनरी, रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस, एक्यूमुलेटेड एप्शन एसेट में से माइनस होगा, उसके बाद इंश्योरेंस। ये है हमारे एक्सपेंस। तो अब बारी बारी लिख लेते हैं। पहला है सेलिंग एक्सपेंस, कितना 12,000। फिर है हीट एंड लाइट 8,000। फिर वेजेस एंड सैलरीज 19,000। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। फिर रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 10,000।
उसके बाद इंश्योरेंस ये सारे हमारे एक्सपेंस। कितना? 58 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। $45 था। इसमें हम लेस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट जो कि नहीं है। अदर इनकम है, 4,000 एड अदर इनकम। रेंट कितना? 4,000 और कोई इनकम है? नेट प्रॉफिट हमारे पास इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो। ओके की बात। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं जी। पहले नॉन करंट एसेट्स आएंगे जी पहले तो, और उसमें से उनकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन माइनस होती आएगी। फिर उसके बाद कोई और नॉन करंट एसेट है तो पहले तो लिखेंगे मिस्टर बहावन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 30th September 2013। अच्छा, ये जो डेट है ना, असल में यहां लिखना अलाउ होती है फाइनेंशियल पोजीशन के आगे। पेपर में जब जाओगे ना तो वो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ऐसे लिखा होगा, 3 लाइनें नहीं होगी। हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो लाइन लंबी चली जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। 3 लाइनों में लिखा हो अच्छी बात है, अगर 2 लाइनों में नाम स्टेटमेंट के साथ डेट, बस ये देखना है कि इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर और फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एज है। पैटर्न बना होगा, लेकिन सिलेक्ट तो हमने करना है ना, वो ऑप्शन के अंदर पैटर्न आता है। नॉन करंट एसेट सबसे पहले क्या है? अच्छा, जब तक एमसीक्यूज नहीं है ना तो आपने एक्यूमुलेटेड ऑप्शन की कुछ इस तरह से काम कर लेना है। 1,25,000 माइनस 1,25,000 माइनस 28,000 कुछ इस तरह से लिख दिया। आप डायरेक्ट नेट तक लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन यह है कि यहाँ पर शो कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वर्किंग हुई हुई है। 3 कॉलम भी बना सकते, यानी एक 25 और 28 के लिए अलग से एक कॉलम बना लें, या सबसे अच्छा ये ब्रैकेट में लिख दें, ताकि ना वो कॉलम बनाएंगे तो एक और लाइन बनानी पड़ेगी। उसके बाद अगला एसेट कौन सा है? ऑफिस इक्विपमेंट हमारा 45 माइनस 15, और कोई है एसेट आपका? तो टोटल कितना है? उसके बाद करंट एसेट, स्टॉक 63,000 था। रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स 35,000। बैंक भी है, कितना? पैटी कैश तो सारे अपने पास रख लेता, 3,000 बैंक में रखवा के क्या करना? 1 लाख बस है। yes. तो कितना आ गया इसका टोटल? 10 टोटल एसेट्स 2,29,000 229
डन। उसके बाद इक्विटी एंड कैपिटल 169,000, ठीक है। प्लस क्या करेंगे इसमें, नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना, 49 ड्राइंग्स हैं, 22,000 कितना आ गया, 196। क्या लोन है, नॉन करंट लायबिलिटी कोई है, तो बस फिर डायरेक्ट करंट लायबिलिटी लिख, कितने पेपर और कुछ भी नहीं है तो 33,000 आगे लिख, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 229, ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा 5 रहने दे फिर, सबका हो गया पक्का। इसमें डिस्काउंट रसीद भी था, लोन भी था, ठीक है। अच्छा इसका मुझे ना आंसर बता दो, नेट प्रॉफिट कितना है, ट्रिपल 148, सबका यही है। और एसेट्स और टोटल एसेट्स कितने हैं, 418। अच्छा फिर तो अच्छा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है। जो आपके पास नई असाइनमेंट आएगी उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 डिलीट करके ना इसको ही क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक चीज जो मेन है वो ये है कि आपने ये अमाउंट है ही नहीं यहाँ, ठीक है। जो नई असाइनमेंट है उसमें से डिलीट करवा दिया है, ये अमाउंट यहाँ पर होगी ही नहीं जो नई असाइनमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। अब सवाल आपका हो जाएगा। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पर कुछ अमाउंट्स एक ही लाइन के अंदर डेबिट साइड पर भी लिखी हुई है और क्रेडिट साइड पर भी लिखी हुई है। जैसे आखिर में अगर आप देखो रेंट डेबिट साइड पर भी लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पर भी लिखा हुआ है, तो डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंस है और क्रेडिट साइड का मतलब इनकम है। देखिए डेबिट साइड पर दो चीजें आती हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 4 चीजें आती हैं, परचेज, सेल रिटर्न, 4 चीजें टोटल, परचेज ये चीजें को इसे बोलते हैं काउंटरा, बाकी चीजों को। सेल रिटर्न डेबिट साइड पर आएगा, ड्राइंग्स डेबिट साइड पर होगा, इसके अलावा अगर कुछ भी डेबिट साइड पर होगा ना, या वो एसेट होगा या वो एक्सपेंस होगा। डेबिट साइड पर एसेट और एक्सपेंस हो सकते हैं, क्रेडिट साइड पर कैपिटल लायबिलिटी इनकम हो सकती है। अच्छा क्रेडिट साइड पर काउंटरा कौन कौन सी चीजें होती है वो भी सुन लें, मैं लिख ही देता हूं यार। डेबिट साइड पर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर एसेट्स होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, ये तो मेन चीज है ना। उसके बाद ड्राइंग्स होंगी, सेल्स रिटर्न। ये जब मैंने रेड लिखा है ना, ये काउंटरा होते हैं अपनी चीज का, जैसे ड्राइंग्स कैपिटल का काउंटरा है, सेल्स रिटर्न सेल्स का उलट है, काउंटरा है, इस वजह से ये अपोजिट साइड पर है। और अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें, कैपिटल लायबिलिटी
इनकम, ये तो मेन है ना। फिर परचेज रिटर्न, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एसेट का काउंटर है, एसेट में से माइनस होता है, एसेट को कम करता है। और जब एसेट कम होते हैं, डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ये एसेट में से कम करना है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट साइड पर होगी। और ऑल टाइप ऑफ प्रोविजंस, ये अभी हमने नई सीखी लफ्ज, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोविजंस। प्रोविजंस जस्ट लाइक लायबिलिटी की तरह होती है, ये एसेट के काउंटर होते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर गारंटी, वारंटी, बहुत सा पढ़ेंगे हम आगे जाके, लेकिन ये है मेन कि अगर डेबिट साइड पर है तो यही हो सकता है, क्रेडिट साइड पर तो यही हो सकता है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस के अंदर नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारे एसेट को कम कर रहा है ना, उसको ना, जैसे आपने 100 रुपए का एसेट खरीदा, 10 रुपए का इस्तेमाल हो गया तो बाकी 90 का रह गया। अगले साल मजीद 10 का इस्तेमाल हो गया तो बाकी 80 रह गया। वो कहता है कि आप 90-80 ना रखो, उसको 100 का 100 रहने दो कॉस्ट। आप एक साल डेप्रिशिएट हो गया तो डेप्रिसिएशन आ गई 10, 2 साल आ गए तो उसको 20 कर दो। जब फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे 100 - 20, ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगा। 3 साल गुजरेंगे, वो कहते हैं 100 को ना छेड़ो, डेप्रिसिएशन को कितना कर दो, एक्यूमुलेट, तो 30 कर दो। जब वो फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे तो 100 - 30 करके लिख दें। वो कहते हैं अलग से 90, 80, 30 ना करो, बल्कि डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते जाओ। जब भी लिखने लगो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तुम नेट करके लिख दिया। चलिए जी, यहां पर आते हैं। बाकी सवाल ये सीधा था। जैसे इसमें अच्छा डिस्काउंट है, डिस्काउंट डेबिट साइड पर भी है, क्रेडिट साइड पर भी है। डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि वो एक्सपेंस होता है, और क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट रिसीव है क्योंकि वो इनकम होता है। तो आपने इस तरह से भी देखना है। और कोई अमाउंट अगर इकट्ठी लिखी है और कोई अमाउंट नहीं। मॉर्गेज आपको नॉर्मल लायबिलिटी में क्या क्या लिखवाया हुआ है? मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी। गिरवी के ऊपर वो रख कर पैसे, वो नहीं होता गिरवी रखवा कर पैसे ले लेना, वो लोन है। अच्छा, एक और लफ्ज भी देख ले, ये लोन 2 नहीं है, ये यहाँ पर 2 की जगह फराम कर दे। वैसे नई असाइनमेंट में ये फराम ही है, लेकिन अभी इसी असाइनमेंट ये लैपटॉप में ये पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने आपको ये दे दी। चलें जी, पैसन कौन है? क्रीम एंड सन है, फिर तो एसेट होता, नॉन करंट एसेट, और डेबिट साइड पर होता। क्रीम एंड सन है जी। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड फॉर द ईयर एंडेड, डेट क्या है जी? 31 दिसंबर 2005। सबसे पहले देखेंगे सेल्स कितनी। अब ये आपने वैल्यूज लिखवानी है। सेल्स कितनी है? 239। क्या सेल्स रिटर्न है? सेल रिटर्न नहीं है, डिस्काउंट अलाउड। डेबिट साइड का जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड है। हाँ जी, 239 200 में 600 माइनस कर 23860। लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? 48400। फिर जी परचेजेस कितना है जी? 82,000। परचेज रिटर्न है? परचेज रिटर्न कंफर्म नहीं है, कैरेज इन
डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। उसके बाद Closing कितना? is 5,000. 65,000। इन सब को ऊपर वाली लाइन से नीचे से लेकर ये सारा कॉस्ट ऑफ सेल है, फार्मूला है उसका। बस वो लाइन में लिखा हुआ है, लिखा तो प्लस माइनस ही हुआ है ना। तो कितना? 64,000। जीपी कितना आ गया? 174,600। अब क्या करेंगे? लेस अदर एक्सपेंस। डेबिट साइड को पकड़े, जो जो आपको लग रहा है यहां से शुरू हो रहा है बिल्डिंग, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी, ये तो सारे एसेट्स हैं। और सेल यहां से शुरू हो रहे हैं। वेजेस 10,000। वेजेस के बाद कमीशन, फिर 3,000, फिर ऑडिट फी 12,000 और रेंट 1,500 और कितने आ गए एक्सपेंस? 26,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 148,100। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है कितनी? यार और कोई फाइनेंस कॉस्ट है? अदर इनकम, ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में रेंट ही है बस 1,000। नेट प्रॉफिट आ गया 148। एक कमीशन कटवा दिया ना 4500। अब उसके बाद चलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। हाँ जी, मैं फॉर्मेट नहीं लेकर डायरेक्ट लेकर हूँ। नॉन करंट एसेट सारी लिस्ट बता दें। अच्छा, ये जो गुडविल है ये भी हमारा नॉन करंट एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट अगर कुछ ना बताया हो तो ये भी नॉन करंट एसेट में लिख दें। तो प्लांट एंड मशीनरी से शुरू हो जाओ। प्लांट एंड मशीनरी 154,000। फिर बिल्डिंग 160। फिर फर्नीचर 55। फिर फिर और ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट है। कितना? फिर करंट एसेट में स्टॉक आ जाएगा जी 65,200। और कोई करंट एसेट? कैश रिसीवेबल नहीं है कोई? कैश कितना? 6,000। फिर बैंक और कितना आ गया? 83,200। टोटल एसेट्स 64,222। तो उसके बाद इक्विटी
कैपिटल बताएं कितना है? कैपिटल 366 400. 400. नेट प्रॉफिट 148,000. ड्राइंग्स हैं 160,100. हाँ जी, कितना आ गया? 49. नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी मॉर्टगेज और Loan. लोन कितना है? 444 600 44600 44600 कितना आ गया? 146. फिर करंट लायबिलिटी नहीं है. है ही नहीं, No, sir. टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी 6 ठीक होगी बात ही। Yes. अच्छा, कल जो आपका काम है इसका क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9 इसके हिसाब से बनता है, 7 8 मान लो, तो ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हैदर वाला नई असाइनमेंट में ये क्वेश्चन 7 है, इसमें ये 8 है, और लास्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 9 भी। नई असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, तो ये आपने